जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं नॉन अलाइजिंग मूवमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं, एवं कोल्ड वार के बारे में। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इसका पूरा इतिहास समझते हैं। ठीक है, और हम्बनटोटा बंदरगाह के बारे में जानेंगे, जो कि अमेरिका जो है लेना चाहता था, रडार स्टेशन ट्रांसमीटर स्थापित करना चाहता था, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। और किस प्रकार से लिट्टे जो हैं आक्रमण करके पूरा तमिल समस्या एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, तो धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। नॉन अलाइजिंग मूवमेंट का मतलब होता है गुट निरपेक्ष नीति, है ना, जो किसी भी गुट में नहीं आता है उसे हम कहते हैं गुट निरपेक्ष। ठीक है, तो थोड़ा पीछे आते हैं हम लोग, वर्ल्ड वार से समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ से इसका हिस्ट्री शुरुआत होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, देखिए आप सभी को पता होगा 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार है। फिर 1939 से 1945 के बीच में बात करें तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945, जब जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण कर दिया गया था, तब हुआ था। अब समझते हैं कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या होता है, इसे हम कहते हैं शीत युद्ध, है ना। ये शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की बात करें तो 1945 से लेकर के ये 1991 तक चला था। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक ये युद्ध चला था, कोल्ड वार, शीत युद्ध, है ना। 1945 1991 के बाद 1991 तक चला था। देखिए कोल्ड वार में दो प्रमुख देश आते हैं, है ना। वो पहला देश है, एक है अमेरिका और एक है यूएसएसआर। ठीक है, एक अमेरिका है, एक है यूएसएसआर। ठीक है, अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 17th सेंचुरी में ये क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। ब्रिटेन का ये डोमिनियन था, आप लोगों को पता है। और ये यूएसएसआर, जिसमें कि टोटल 15 देश आता था, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो गया, और फिर मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है, और फिर आपका एक रूस आता था। ठीक है, तो ये यूएसएसआर था। ये जो 15 देश में अभी वर्तमान समय में ये टूट गया है। ठीक है, तो ये जो है अमेरिका जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड में आना चाहता था। अमेरिका पहली दुनिया में आना चाहता था, और यूएसएसआर जो रूस है ये दूसरी दुनिया में आना चाहता था। अमेरिका जो चाहता था कि पूरा जो देश है उसमें अमेरिका का दबदबा बना रहे, और फिर अमेरिका ही पूरे साम्राज्य में वो शासन करे। यूएसएसआर जो रूस है ये चाहता था कि जितने भी देश हैं वे सभी हमारे संपर्क में आ जाएं, और हमारे संपर्क में आकर के ही सभी मेरा ही नीचे रहे। ठीक है, तो ये सुपर पावर बनना चाहता था अमेरिका, एवं यूएसएसआर भी सुपर पावर बनना चाहता था। लेकिन अब कोल्ड वार क्या होता है, देखिए अमेरिका एवं यूएसएसआर जो है आपस में कभी एक गोली मारा भी नहीं है। ना ही अमेरिका यूएसएसआर पे आक्रमण किया, ना ही यूएसएसआर अमेरिका पे आक्रमण किया। तो हुआ क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अमेरिका के संपर्क में जितने भी इसके सहयोगी देश थे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अमेरिका के साथ में मैक्सिको था, है ना। अमेरिका के साथ में क्या था, मैक्सिको था। अमेरिका के साथ में अलास्का था। अमेरिका के साथ में कनाडा था। ठीक है, कनाडा था। ठीक है, तो यूएसएसआर जो है अमेरिका को नहीं मारा, हम मारेंगे तो वार, लेकिन हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम्हारे साथी को मारेंगे, तो कोल्ड वार। ठीक है, तो यूएसएसआर मारता था मैक्सिको को, अलास्का को, कनाडा को। अब देखिए अमेरिका भी यूएसएसआर को नहीं मारता था, क्योंकि डायरेक्ट इसके और इसके बीच में युद्ध नहीं था। अमेरिका जो है यूएसएसआर के साथी को मारता था। यूएसएसआर का साथी कौन है, इसका साथी जैसे कि हम लोग बात कर लें, जैसे मंगोलिया था, है ना, मंगोलिया था। ठीक है, और बात कर लें हम वियतनाम था, दक्षिणी कोरिया था, विभिन्न प्रकार का जो हम कह सकते हैं एशियन एरिया में आता है, वो सभी यूएसएसआर के साथ थे, यानी कि सोवियत संघ के साथ थे। और संयुक्त राज्य के जो साथ थे ये इधर वाले देश आते थे, उत्तरी अमेरिका के जितने भी राज्य एवं देश हैं वे सभी अमेरिका का साथ देता था, एवं यूएसएसआर का साथ एशिया वाले देते थे। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट रूप से वार करता था, डायरेक्ट रूप से नहीं। तो उम्मीद है कि आप ये कोल्ड वार का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। ठीक है, यही कोल्ड वार में जो अमेरिका है, अमेरिका यूएसएसआर को घेरना चाहता था। ठीक है, अमेरिका क्या करना चाहता था, यूएसएसआर को घेरना चाहता था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1945, यहाँ पे एक बात और नोट करने की आवश्यकता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो आपको पता है जापान में 2 परमाणु बम फोड़ा गया था, पहला हिरोशिमा और सेकेंड में नागासाकी में। ठीक है, जो कि 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 को फोड़ा गया था। पहला यूरेनियम फिर प्लूटोनियम का था। ठीक है, तो ये क्या था, ये कोल्ड वार था, शीत युद्ध था, जो कि 1945 से 1991 के बीच में चला था। ठीक है, काफ़ी लंबे से समय तक ये चला था। एवं सेकेंड वर्ल्ड वार का समाप्त हुआ जापान में
जापान को मार करके, जापान में परमाणु बम फोड़ करके, ठीक है। तो अमेरिका एक तरह से कहा जाए डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट रूप से भी ये पावरफुल तो था वास्तविक में, क्योंकि ये यूएसएसआर से ज़्यादा था। यूएसएसआर में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, ठीक है, उस समय वो डेवलप नहीं थे, वे मतलब कि परमाणु संपन्न देश नहीं थे। परमाणु संपन्न एकमात्र अमेरिका ही था, ठीक है। तो हम लोग के लिए अब देखिए, भारत के लिए इसमें सबसे बड़ा चुनौती आ जाता है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध में रुचि रखते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे कि हम भारत वाले अगर हम अमेरिका के साथ में आ जाते हैं या फिर हम यूएसएसआर के साथ में आ जाते हैं, ठीक है, तो शक्ति तो मिलता हमें, है ना, क्योंकि अगर पावरफुल व्यक्ति हमारे बगल में रहे, हमारे साथ में रहे, तो शक्ति तो मिलता है ना, मतलब कि हौसला तो बढ़ता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, भीड़ में चलने वाले व्यक्ति का हौसला जरूर बढ़ता है, ठीक है, हौसला जरूर बढ़ता है, लेकिन भीड़ आपसे पहचान छीन लेती है, भीड़ आपसे विल पावर छीन लेती है, भीड़ आपसे आत्मविश्वास छीन लेती है। आप कभी अकेला किसी कार्य को कर ही नहीं पाइएगा। तो भारत का नेहरू जी जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसे सैल्यूट करना चाहिए सभी को। वो किसी भी निरपेक्ष में नहीं गए, ना ही वो अमेरिका में गए और ना ही यूएसएसआर में गए। ये पहली दुनिया में आता था, ये दूसरी दुनिया में आता था। अब इसके बाद समझिए, अमेरिका हो गया, ये यूएसएसआर हो गया, ठीक है। तो किस दुनिया में आएगा वो? तो यहाँ पे जो है नेहरू जी का बहुत ही अच्छा मतलब स्किल रहा, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, ठीक है। नेहरू जी ने एक निरपेक्ष चलाया। निरपेक्ष का मतलब होता है एक आंदोलन, जैसे हम लोग मूवमेंट कहते हैं, जैसे कि 1857 रिवोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से समझिए नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, जैसे हम लोग गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं, ठीक है। ये चलाया था नेहरू जी 1960 से 1961 के बीच में, 1960 से 1961 के बीच में, ठीक है। और नेहरू बोले कि हम देखो भाई, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, ठीक है। हमारे लिए जिस प्रकार से एक मतलब हम कह सकते हैं गेस्ट हमारे लिए भगवान है, उसी प्रकार दुश्मन भी अगर हमारे पास आता है तो हम उसको भी शरण देते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, है ना। सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वभयान्तु सुखिनः, ठीक है। तो इस प्रकार के लोग हैं। तो नेहरू जी यहाँ पे चलाए हैं NAM, जिसे कहते हैं नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। हम ना ही अमेरिका के साथ में, ना ही यूएसएसआर के साथ में, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष नीति, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग NAM को विकासशील भी देश कहते हैं। विकासशील देश क्या होता है? वैसा देश जो विकसित नहीं हुआ है, अभी विकसित होने का कगार पे है। इसी को हम लोग डेवलपमेंटिंग कंट्री कहते हैं। इसी को हम लोग तीसरी दुनिया भी कह सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका खासियत जानते हैं, ये जो थर्ड वर्ल्ड है, ये जो प्रारंभ में मतलब नेहरू जी इसको शुरू किए थे, तो ये इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी इतनी रुचि थी कि अपने ये खड़े नहीं हुए थे, साथ में और 3 देश को ये खड़ा किए थे। पहला मिस्र हो गया। सेकेंड स्तर पे बात करें तो इंडोनेशिया हो गया, मिस्र, इंडोनेशिया। ये सब दिखाता है क्या? हाँ, क्या सब वही सब है ना? मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया। मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया। अब देखिए, नेहरू जी के साथ में मिस्र भी आ गए, इंडोनेशिया भी आ गया, यूगोस्लाविया भी आ गया। मिस्र का जो था वो था अहमद, है ना, यहाँ का जो किंग था वो अहमद था। इंडोनेशिया की बात करें, सॉरी, अहमद नहीं था, यहाँ का अहमद नहीं था, मिस्र का आपका कर्नल नासिर हो गया। अब समझते हैं NAM, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। इसमें देखिए एक मिस्र आ गया, एक इंडोनेशिया आ गया, एक यूगोस्लाविया आ गया, ठीक है, और एक भारत तो है ही, भारत का नेहरू। मिस्र का जो है, सॉरी, कर्नल नासिर कहाँ का था? कर्नल नासिर था मिस्र का। इंडोनेशिया का था अहमद, है ना, अहमद यहाँ का राजा था। और यूगोस्लाविया कहाँ का है? यूरोपियन कंट्री है। और यहाँ का था मार्शल टीटो, ठीक है, मार्शल टीटो। ये सभी देश जो हैं, ठीक है, ये सभी देश जो हैं, ये कहा कि हम किसी भी निरपेक्ष में नहीं जाएंगे, ना ही हम अमेरिका के साथ में हैं और ना ही हम यूएसएसआर के साथ में हैं,
ठीक है, यूएसएसआर के साथ में है, ना ही इसके साथ में रहेंगे ना ही इसके साथ में रहेंगे, ठीक है। तो नेहरू जी के कहने पे ये सब आया था, नहीं तो ये इन लोग का भी जो है, जैसे मिस्र का अगर हम लोग बात करें, मिस्र का झुकाव था यूएसएसआर की ओर, इंडोनेशिया का बात करें तो इंडोनेशिया का भी झुकाव था यूएसएसआर की ओर, क्योंकि ये सभी जो है ना एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं, ठीक है। और यूगोस्लाविया का झुकाव था अमेरिका की ओर, ठीक है। तो नेहरू जी के कहने पर ये सभी भारत के साथ में आए। अब समझिए, ठीक है, तो अमेरिका तो चाहेगा इन सबको लेना, ठीक है। तो अमेरिका जो है भारत से बात किया कि भारत, हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, हम आपके यहाँ ट्रांसमीटर, रडार, रेडियो स्टेशन ये सभी स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो नेहरू जी थे वो बोले कि आपको पता नहीं है, हम लोग ना ही फर्स्ट वर्ल्ड में आते हैं ना ही सेकेंड वर्ल्ड में आते हैं, हम नॉन एलाइजिंग मूवमेंट में साइन किए हुए हैं, इसीलिए ना ही हम आपको मदद कर सकते हैं ना ही उसको मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो नेहरू जी ने दोनों को मना कर दिया। तो अमेरिका जो है, अमेरिका श्रीलंका को बोला, आपको अब अभी हम दिखाते हैं श्रीलंका कहाँ पे है। तो उम्मीद है अभी जो हम आपको बताए हैं कोल्ड वार के बारे में वो समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नॉन एलाइजिंग मूवमेंट जो किया गया था, ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ भारत को। देखिए ये भारत है, इसके नीचे में आपको श्रीलंका हो गया, ठीक है। अमेरिका जो है, अमेरिका फर्स्ट में चाहता था कहाँ पे ट्रांसमीटर स्थापित करना, भारत में, लेकिन वो भारत में स्थापित नहीं कर पाया क्योंकि डायरेक्ट उसको मना कर दिया गया, ठीक है। तब भारत आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे चाइना है, भारत के ऊपर में चाइना है, ठीक है, और इसके ऊपर में यहाँ पे है रूस, रसिया, ठीक है, और ऊपर में पूरा बर्फ पड़ जाता है, ठीक है। तो रसिया देखिए ऊपर से बर्फ के माध्यम से कहीं नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उसका जो जितना भी आना जाना होता है ये हिंद महासागर करके ही होता है, ठीक है। तो अमेरिका ने यहाँ पे श्रीलंका के पास हम्बनटोटा बंदरगाह लेना चाहा, यहाँ हम्बनटोटा बंदरगाह है, ठीक है, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है, ठीक है। तो श्रीलंका को जो है बहुत सारा मतलब यहाँ पे वो पैसा के बारे में बात किया, और फिर यहाँ पे रडार स्टेशन हो गया, और है ना, यहाँ पे रडार स्टेशन हो गया, ट्रांसमीटर स्टेशन हो गया, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है श्रीलंका को आर्थिक मदद करने लगा। यहाँ पे श्रीलंका में मतलब हम कह सकते हैं एक कृत्रिम बंदरगाह सब भी बनाने लगा, है ना, यानी काफ़ी ज़्यादा पैसा मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगा। वो काम चल ही रहा था, तब तक रूस को पता चल गया कि नहीं ये जो है अमेरिका जो है हम्बनटोटा बंदरगाह ले रहा है यहाँ पे, और ले रहा है तो क्यों ले रहा है, सब समझ सकता है ना, जियोपॉलिटिक्स में सबकी रुचि होती है, क्यों ले रहा है, तो हमें मतलब कि इस प्रकार से यहाँ पे जो हिंद महासागर में ब्लॉकेज करने के लिए, ठीक है। तो रूस जो है, रूस तो डायरेक्ट हम यहाँ श्रीलंका से मतलब बात नहीं कर सकता है, ठीक है। तो रूस जो है डायरेक्ट भारत से बात किया कि आप जो है हम्बनटोटा बंदरगाह जो यहाँ से लिया जा रहा है इसके बारे में कुछ अपना अभिव्यक्त कीजिए, यानी इसके बारे में कीजिए कि इसको भगाइए यहाँ से किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो रूस के कहने पे भारत, है ना, देखिए भारत का जो है उस समय अगर हम लोग बात करें, यानी ये कब का बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आपका 1976 के आसपास, ठीक है। इस समय जो है भारत के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री थे वे थे इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी के समय में ही ये बात हुआ था, ठीक है। तो रूस से कहा गया भारत में, है ना, कि इसको भगाइए, और इंदिरा गांधी ने यहाँ पे देखिए श्रीलंका के ये ऊपर वाले जो भाग हैं इसको हम लोग जाफना कहते हैं, श्रीलंका के ऊपर वाले भाग को जाफना कहते हैं, ठीक है। जाफना में जो है यहाँ रहता था LTTE नहीं रहता था, यहाँ रहता था तमिल लोग रहता था, ठीक है। कहाँ पर रहता था तमिल, तो वो श्रीलंका के ऊपर वाले भाग में जिसे हम लोग जाफना कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जाफना में कौन रहता था, तमिल रहता था, ठीक है। और यही तमिल को हम लोग कहते हैं लिट्टे, LTTE लिट्टे, ठीक है, तमिल रहता था। तो इन्होंने एक अपना संगठन बना लिया जिसे लिट्टे कहते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसका जो चिन्ह था वो चिन्ह शेर के जैसा था, ठीक है, चिन्ह शेर के जैसा था। और फिर इंदिरा गांधी के कहने पर जो ये लिट्टे हैं यहाँ पे विरोध करने लगा, और फिर जाफना का अलग से मांग करने लगा कि नहीं हमें ये चाहिए, ठीक है, तोड़ने का बात करने लगा, ठीक है। ये घटना कब का है, ये घटना आपका 1976 का, ठीक है। ये तोड़ने के लिए मांग कर रहा था। और देखिए एकमात्र दुनिया का लिट्टे है जिसके पास एयरफोर्स, मतलब अत्याधुनिक जो है, जैसे किसी का भी नॉर्मल व्यक्ति का संपर्क अगर सरकार से हो तो समझ सकते हैं वो कितना पावरफुल होगा, ठीक है। तो ये भी तो एक विद्रोही ही था, नॉर्मल रूप से अगर हम लोग बात करिए क्या था, तो ये विद्रोही था। इसको जितना भी फंड की बात करें, जितना भी आर्थिक व्यवस्था की बात करें, सब कौन देता था, भारत सरकार इसको देता था, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इसके पास एयरफोर्स था, ये ऐसा संगठन था जिसके पास अपना नेवी था, अपना मतलब थल सेना था, ठीक है, अलग अलग प्रकार का ये मतलब गुप्तचर विभाग रखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो है इस वाले जाफना को जो है कब्जा करने ही वाला कर लिया था, और इधर नीचे की ओर आ रहा था, ठीक है। तब श्रीलंका देखा कि नहीं अब हम इनसे
नहीं मतलब लड़ सकते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका फिर भारत से बात किया कि आप ऐसा मतलब काहे अपना नेटे को भेज दिए हैं। देखिए यहाँ पे समझिए किस प्रकार से यहाँ पे काम किया जा रहा है ना। रूस पहले भारत को कहा, अब भारत जो है, भारत किसको प्रोत्साहित कर दिया, तमिलों को, ठीक है, कि तुम यहाँ पे जाफना के लिए मांग करो, क्योंकि तमिल लोग जो हैं यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे, 40 से 50 साल के आसपास से रह रहे थे, ठीक है। तो तुम अपना अधिकार का मांग करो, ठीक है। तो ये अपना अधिकार का मांग कर रहा था, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा मतलब कवर कर लिया था। उसके बाद जो है श्रीलंका जो है डायरेक्ट भारत से बात किया कि आप ऐसा काहे मतलब ये तमिलों को इतना उत्साहित कर रहे हैं, काहे उसको आप फंड दे रहे हैं, काहे आप मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्था में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत ने कहा कि तुम इसको हम्बन टोटा बंदरगाह किसको दे रहा है, बताइए। हम्बन टोटा बंदरगाह में कौन स्थापित करना चाहता था, अमेरिका, ठीक है। तो तुम इसको भगाओ। तो श्रीलंका जो है हम्बन टोटा बंदरगाह अमेरिका को नहीं दिया, ठीक है। तो जितना सामान सब मतलब यहाँ इन्वेस्ट किया था, कहा कि सब तुम लेकर के जाओ। तो जो मतलब कि हम कह सकते हैं जैसे कि रिफॉर्म किसी भी चीज़ में कर दिया, यानी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया है, यानी हैवी इन्वेस्ट कर दिया, तो उन सब चीज़ को तो नहीं लेके जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी टेम्प्रोरी था उन सबको लेके चले गया। तो उम्मीद है ये समझ गए। तो हम्बन टोटा बंदरगाह जब चले गया तो रूस जो है भारत के ऊपर में अधिक प्रसन्न हुआ और बोला कि आपको अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपका हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। तो यही रूस है जो कि भारत के साथ अभी काफ़ी अच्छा इसका रिश्ता है। और यही एक समय था 1971 जब बांग्लादेश को एक अलग देश स्वतंत्रता की मांग कर रहा था, तो यही जो है 40वां बेरा लेके आ गया था। और ये अमेरिका जो है, अमेरिका भारत का कट्टर दुश्मन बन गया था। कब का बात कर रहे हैं, ज़्यादा दिन का बात नहीं कर रहे हैं, मात्र 1976 का बात कर रहे हैं। कट्टर दुश्मन, सांप एवं नेबला के जैसा, क्योंकि हम्बन टोटा को जो भगाया, हम्बन टोटा में जो ये मतलब बंदरगाह लेना चाहता था, अमेरिका लेना चाहता था, लेकिन भारत के कहने पर इसको भगा दिया, ठीक है। तो इसको भी मतलब पूरा दुश्मनी हो गया, ठीक है। इस कारण से इसको भगा दिया गया। अब समझिए, अब भारत ने तो हम्बन टोटा के लिए, हम्बन टोटा जो लेना चाहता था अमेरिका, तो उसको भगा दिया, ठीक है, जाफना में तमिल को घुसा करके। उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो ये अमेरिका अभी यहाँ शांत नहीं बैठा, ये अमेरिका चले गया यहाँ पे नेपाल। यहाँ देखिए ऊपर में नेपाल है, ये ऊपर में नेपाल के पास चले गया है। और यहाँ पे जो है नेपाल में नेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा था। अमेरिका कहाँ गया फिर, नेपाल, है ना। मौखिक रूप से समझाते हैं, हम लिखते नहीं है ज़्यादा, समझिए। यहाँ नेपाल जो गया, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ से छोड़ा तो अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखिए किस प्रकार से आया, यहाँ आया तो सोचा क्या कि भारत से भी बदला लेंगे, और यहाँ चाइना से भी उसका दुश्मनी था उस समय। देखिए थोड़ा समझिए, यहाँ पे जो रार स्थापित करना चाहता था, यहाँ भारत से भी वो हमला लेता, भारत से भी लेता, चाइना से भी लेता, क्योंकि चाइना से भी उसका दुश्मनी था, ये भी उसका बात नहीं माना था। और फिर इधर रूस से भी वो बदला लेता। कौन, किसका बात कर रहे हैं हम, अमेरिका का। तो ऐसा नीति चलता था, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपना स्थापना करना चाहता था, ठीक है। तो ये जो है चाइना के बगल में ही लेके चल रहा था, इसका दिमाग गर्मा गया, कहता है चोट्टा तुम यहाँ पे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है किस प्रकार से भारत भगाया है, तुम भगाता है कि नहीं, हम ही मतलब कुछ करे। तो ये क्या किया, ये माओवादी को यहाँ का जो सरकार था नेपाल का, सॉरी चाइना का हम बात कर रहे हैं, चाइना का जो सरकार था उसका नाम था माओ त्से-तुंग, ठीक है। तो वो जो है यहाँ से आतंकवादी सबको, पूरा विरोधी सबको घुसा दिया, पूरा मतलब अलग अलग प्रकार से चाइनिंग, हूँ छिंग, अलग अलग प्रकार से बात करता था, और फिर अपना ये एरिया में आ गया था, ठीक है। तो नेपाल में जो है अधिकतर मतलब लाशें बिछा दिया, विभिन्न प्रकार से काट मार किया, ठीक है। और इसको जो है यहाँ से भगा दिया, कौन सा आतंकवादी, माओवादी, ठीक है। और देखिए, और चाइना जो है माओवादी को मारा भी नहीं, ठीक है। तो चाइना क्या किया, यहाँ से आया, और यहाँ से जो है ये माओवादी धीरे धीरे आ गया कहाँ पे, भारत होकर के आ गया आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 4 जिला है, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, ठीक है। तो ये इन सब क्षेत्र में मतलब अभी भी है, ठीक है। तो बताइए ये किस प्रकार से बीज बोया गया, ठीक है। आप समझते हैं आगे हम। तो अमेरिका जो है नेपाल में काहे मतलब क्या सब चीज़ इन्वेस्ट किया था, तो अमेरिका में जो इन्वेस्ट किया था, तो पहला देखिए यहाँ पे मतलब नेत्र काफ़ी ख़राब होता था, क्योंकि यहाँ पे जलवायु काफ़ी अलग प्रकार से है, भारत के जैसा जलवायु नहीं है। तो इसका पहला रीज़न है वहाँ पे नेत्र जो खराब होता था, तो उसके लिए ये सुनवाई किया था। उसके बाद हॉस्पिटल बनाया था, कॉलेज बनाया था, स्कूल बनाया था, विभिन्न प्रकार से प्रोजेक्ट लाया था, ठीक है। तो नेपाल पूरा खुश हो गया था कि नहीं हम तो आप ही को देंगे, ठीक है। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है, वो आपको पता है, ठीक है। और ये जो है माओवादी आतंकवाद, ये चोट्टा भारत में घुस गया, और भारत में छत्तीसगढ़ में ये मतलब अभी भी है, ठीक है, जंगल में फंसा हुआ है। तो इसका अभी अंत नहीं हो पाया है पूर्णतः,
ठीक है। और देखिए ये हम्बनटोटा में जो तमिलों को उत्साहित किया था कौन? इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। और फिर इंदिरा गांधी के कहने पर ही यहाँ से आर्मी जो है ये अपना जिसको उत्साहित किया, ठीक है। जैसे कि समझिए थोड़ा बातों को, जैसे कि हम आपको 5,000 रुपया दिए और कहे कि ये लड़का मतलब बहुत बदतमीज है, इसको मार करके दोनों पैर तोड़ दो, अच्छी बात है, तो आप मतलब काफ़ी आपको लगेगा कि नहीं बढ़िया बोल रहा है, तो आप उसका मार करके पैर तोड़ दिए। तो जब आप उसका मार करके पैर तोड़ दिए ना, तो हम पीछे में ही थे, जैसे पैर तोड़ करके आए मेरे पास, तो हम आपका दोनों पैर भी तोड़ दिए, दोनों हाथ भी तोड़ दिए। कैसा लगेगा आपको? ठीक है, इसी प्रकार का ये किया इंदिरा गांधी का समय में इसके साथ हुआ, ठीक है। एक तो इसको प्रोत्साहित किया तमिलों को, और उसके बाद जो है जब ये आक्रमणकारी बन गया, लेट्टे बन गया, और लेट्टे का जो हेड था वो था प्रभाकरन, है ना। प्रभाकरन के नेतृत्व में जब सब मतलब कार्य करने लगा, तो इन्हीं को मार करके क्या कर दिया गया? ध्वस्त कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है लेट्टे अब सिर्फ इंदिरा गांधी से भी बदला लेना चाहता था, ठीक है, कि तुम मतलब मेरा पूरा संपूर्ण को कैसे नाश कर दिया। और जो श्रीलंका है, श्रीलंका भी इंदिरा गांधी से बदला लेना चाहता था, ठीक है। तो जिस कारण से इंदिरा गांधी तो मतलब निधन हो गया, इसका बेटा आया राजीव गांधी। राजीव गांधी जब श्रीलंका में गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे सिंधली जाति के लोग जो हैं मतलब कि परेड होता है, एनसीसी में, नेशनल कैडेट कोर में परेड करवाया जाता है, इस प्रकार से मतलब उठाया जाता है और फिर पूरा मारा जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ परेड इसको सलामी दिया जा रहा था, इसको राजीव गांधी को, तो उठा करके बंदूक इस प्रकार से मारा राजीव गांधी का दिया धौना तोड़ करके, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया। उसके बाद कुछ समय के बाद चेन्नई मद्रास में ये भाषण देने के लिए आए थे, कौन? राजीव गांधी। तो एक महिला थी जिसका नाम था मेलिनी, ठीक है, वो तमिल महिला थी मेलिनी पूरा शरीर में मतलब पूरा बम बांध करके आई और फिर पैर छूना ही चाह रही थी, ठीक है। जब पैर छुई तो अपना बटन अंदर बॉडी बम उसे कहा जाता है, उसको मतलब चाँप दिया और पूरा ब्लास्ट हो गया, ठीक है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का जान की हानि हुई, वहाँ पे वो मर गए, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे राजीव गांधी भी समाप्त हो गए, ठीक है। तो ये काफ़ी दुख भरी बातें हैं, ठीक है। अब देखिए चाइना के बारे में भी आपको बता दिए हैं, ये माउंट सेतुंग के बारे में बता दिए हैं, और फिर किसके बारे में? तमिल के बारे में भी, लिट्टे के बारे में बता दिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोल्ड वार जो है अमेरिका एवं रूस के चलते किस किस प्रकार से हो रहा है युद्ध कहीं, ठीक है, जान जा रहा है कहीं। माउंट सेतुंग यहाँ पे आ रहा है, माओवादी को घुसा रहा है, लिट्टे को घुसा रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा अगर कोई मतलब है कहीं भी दुनिया में खून बहता है तो सबसे बड़ा रीजन अमेरिका का है, ठीक है। ये युद्ध करता नहीं है, ये करवाता है। तो जो ताकतवर व्यक्ति है वो लड़ता नहीं है, लड़वाता है, ठीक है। और जिसके पास कम बुद्धि होती है, कम मानसिकता होती है, कम उसके मैच्योरिटी होता है, वो हल्का हल्का बात में पूरा मतलब आग बबूला पूरा लाल हो जाएगा, ठीक। तुमने हमेशा बोला क्यों? लगता है वो बाबर का बेटा है। आ गया समझ में? तो उम्मीद है आपको जो हमारे द्वारा ये छोटा सा किया गया प्रयास है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये आपको समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।